हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जेडीए जेएलओ। तो हमने स्टार्ट किया था अपना राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955। टुडे इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, फिर हम अपना ऑलमोस्ट इस एक्ट को खत्म कर लेंगे। और जितने भी स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि मतलब आप हमें पूरी पीडीएफ चाहिए, तो मैंने अपना जो लिंक है, ठीक है, एक्चुअली मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप मुझे मेल कर देना। ठीक है, मैं आपको मेल पर पीडीएफ भेज दूंगी। अभी ऑफर चल रहा है तो आपको पता है क्या प्राइस है उसका। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 246 अरियर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एटसेट्रा। ये सेक्शन कहता है एनी पर्सन क्लेमिंग अरियर ऑफ रेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन फाइल अ सूट फॉर रिकवरी। तो जो भी व्यक्ति भूमि की उपज से संबंधित किराया लगाने लाभ का बकाया मांगता है, वह उसकी वसूली के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। तो बेसिकली सेक्शन 246 है, क्योंकि जो हम चैप्टर 16 कर रहे हैं इस एक्ट का, ये मिसलेनियस एक्ट है, मिसलेनियस चैप्टर है। इसका मतलब कि अब जो भी एक्ट में हम चीज़ें कवर नहीं कर पाए हैं, तो जनरल चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि बेसिकली आप जो है सूट रिकवरी के लिए फाइल कर सकते हैं। आपको अरियर ऑफ रेंट है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसका। ठीक है, सिंपल सी बात करते हैं, लेकिन की पॉइंट इसके क्या याद रखने हैं। रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं अरियर ऑफ रेंट के लिए, रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, रिकवरी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रोड्यूस। एग्जाम्पल, राम ने अपनी कृषि भूमि श्याम को दी। ठीक है, श्याम ने 2 वर्षों तक किराया नहीं दिया, तो राम ने बकाया वसूली का मुकदमा दायर किया। तो सेक्शन 246 किससे रिलेट है, किससे बात रिलेटेड है, रिकवरी ऑफ अरियर से। सेक्शन 246 में जो आप सूट फाइल करते हैं वो किस लिए करते हैं, रेवेन्यू अरियर्स। ठीक है, अरियर तो है लेकिन कौन सा, रेवेन्यू अरियर। अब देखिए सेक्शन 247 है, वो बात करता है सूट फॉर अरियर ऑफ रेवेन्यू पेड। ठीक है, अगर अब आप उस अरियर के लिए जो है सूट फाइल कर रहे हैं, उस बकाया राशि के लिए सूट फाइल कर रहे हैं जो आपने पहले ऑलरेडी पे कर दी है, जैसे कि इफ एन एस्टेट होल्डर और को शेयरर pays arrear of revenue on behalf of another co-sharer, he may recover that amount through a suit। ये इस सेक्शन में क्या बात की गई है, बेसिकली यदि किसी स्टेट होल्डर ने या फिर कोई सहभागीदार ने दूसरे सहभागीदार की ओर से अगर लगान जमा किया है, तो वह उसकी वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक लैंड है, ठीक है, उस पर उसको 2 पर्सन जो है उसको होल्ड करते हैं। ठीक है, मैं भी हूं और एक पर्सन और है। हमने क्या किया, क्या कहते हैं, रेवेन्यू पे करना था, तो मैंने उसके बिहाफ पर भी रेवेन्यू पे कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने रेवेन्यू ऑलरेडी पे कर दिया है, ठीक है, वो जो अरियर ऑफ रेवेन्यू मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, लेकिन उस पर्सन के बिहाफ पे भी तो मैंने पे किया था, तो अब उस पर्सन से वसूली करने के लिए भी तो मैं सूट फाइल कर सकती हूँ अपने उस को शेयर के अगेंस्ट। ठीक है, या फिर स्टेट होल्डर ने ही अगर जो है अरियर ऑफ रेवेन्यू ऑलरेडी पे कर दिया, तो ये बात उसकी कर है। यहाँ पर तो पे ही नहीं किया है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कर दिया है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के बिहाफ पे। जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, इस पर्सन के बिहाफ पे मैं पे कर रही हूँ, लेकिन मेरे को भी तो अपना रेवेन्यू जो है, अरियर जो है, वो मुझे अरियर ऑफ रेवेन्यू जो मैंने पे किया है, अब मेरे को भी तो वसूलने का अधिकार है। तो यदि किसी स्टेट होल्डर या सहभागीदार ने दूसरे सहभागीदार की ओर से लगान जमा किया, तो वह उसकी वसूली के लिए मुकदमा कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ए एंड बी वर को शेयरर, बी फेल टू पे रेवेन्यू, ए पे द फुल रेवेन्यू एंड लेटर सूट बी फॉर रिकवरी। ए और बी सहभागीदार थे, बी ने लगान जमा नहीं किया, ए ने पूरा लगान जमा किया और बाद में वसूली का मुकदमा किया। ठीक है, इसके एमसीक्यू, तो हु कैन सू अंडर सेक्शन 247। ठीक है, तो कौन सू कर सकता है, एस्टेट होल्डर भी कर सकता है और को शेयरर भी मुकदमा दायर कर सकता है। 247 कब अप्लाई होता है, तो जब रेवेन्यू को पे कर दिया जाता है किसी और पर्सन के, कोई और पर्सन जो है रेवेन्यू को पे कर देता है। ठीक है, अब है सेक्शन 248 जो बात करता है सूट बाय और अगेंस्ट इजारदार और ठेकेदार। अब यहाँ पर क्या है, सूट इजारदार और ठेकेदार फाइल कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है। ठीक है, दोनों की बात की गई है। एन इजारदार और ठेकेदार मे रिकवर मनी पेड बाय हिम एज अरियर ऑफ रेवेन्यू एंड मे ऑल्सो बी सूड फॉर मनी पेड ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, तो इजारदार या ठेकेदार अपने द्वारा जमा की गई बकाया राशि की वसूली कर सकता है तथा उसके बिहाफ पर भुगतान होने पर उसके विरुद्ध मुकदमा भी किया जा सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इजारदार कैन रिकवर पेड अमाउंट। ठीक है, तो इजारदार भी रिकवर कर सकता है जो अमाउंट उसने पे किया, और सूट में ऑल्सो भी फाइल्ड अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ भी सूट को फाइल किया जा सकता है।
एग्जाम्पल, एन इजारदार पेड पेंडिंग रेवेन्यू फॉर द स्टेट होल्डर एंड लेटर फाइल रिकवरी सूट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इजारदार ने स्टेट होल्डर की ओर से बकाया लगान जो है जमा कर दिया, अब वो बाद में उसके खिलाफ वसूली का मुकदमा भी दायर कर सकता है। ठीक है, तो सेक्शन 248 किससे डील कर रहा है, इजारदार और ठेकेदार से। इजारदार को सूट किया जा सकता है किस चीज के लिए, रिकवरी ऑफ अमाउंट पेड। फिर है सेक्शन 249 जो बात करता है सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो जो को शेयरर है, ठीक है, मे सू अनदर को शेयरर और स्टेट होल्डर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एंड शेयर इन प्रॉफिट। सहभागीदार दूसरे सहभागीदार या स्टेट होल्डर के विरुद्ध हिसाब किताब के निपटारे और लाभ के हिस्से के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे कि कोई लैंड है, उस पर 2 शेयरर हैं, ठीक है, तो अब एक पर्सन ने क्या किया, जो है उसका जो प्रोड्यूस था उसको अपने आप ही सारा बेच दिया, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट उसको मिलना था वो तो उसके को शेयर को भी मिलना चाहिए था ना। तो इस चीज के लिए या फिर अकाउंट को सेटल करने के लिए, दोनों ही चीज के लिए यहाँ पर क्या है, को शेयरर क्या कर सकता है, सहभागीदार दूसरे भागीदार या स्टेट होल्डर के विरुद्ध हिसाब किताब के निपटारे और लाभ के हिस्से के लिए क्या है, मुकदमा दायर कर सकता है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 249 किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, हिसाब किताब का निपटारा करना है तो, या फिर रिकवरी ऑफ प्रॉफिट शेयर, जो उसका शेयर था उस प्रॉफिट में उसको रिकवर कराने के लिए भी सेक्शन 249 में क्या है, सूट फाइल किया जा सकता है, मुकदमा दायर किया जा सकता है। एग्जाम्पल, वन को शेयरर कैप ऑल क्रॉप इनकम। ठीक है, एक सहभागीदार ने क्या किया, पूरी फसल की है अपने पास रख ली, जबकि वो 2 लोगों में बंटनी चाहिए थी। अनदर को शेयर फाइल सूट फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, तो दूसरे सहभागीदार ने हिसाब निपटारे का मुकदमा क्या किया है, मुकदमा दायर कर दिया है। तो सेक्शन 249 किससे रिलेटेड है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट से। ठीक है, हिसाब किताब का निपटारा। हु मे फाइल सूट अंडर सेक्शन 249, कौन सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 249 के अंदर, तो कौन कर सकता है, को शेयरर। फिर हमारा सेक्शन 250 जॉइंडर ऑफ पार्टीज इन सर्टेन केसेस। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको याद रखना। देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, इन सूट अंडर सेक्शन 246 टू 249, जो हमने अभी सेक्शन 246 से लेकर 249 तक पढ़े हैं, ठीक है, उसमें बात की गई है सेवरल पर्सन मे बी सूट टुगेदर एंड डिक्री शैल स्पेसिफाई लाइबिलिटी ऑफ ईच पर्सन। तो इसमें बेसिकली ये कहा गया, जो सेक्शन 246 से लेकर 249 के मामले हैं उसमें कई व्यक्तियों को एक साथ पक्षकार बनाया जा सकता है और डिक्री में प्रत्येक की जिम्मेदारी बताई जाएगी। अगर 5 प्लेंटिव हैं एक साथ, ठीक है, तो उनको क्या करेंगे, हम एक साथ जो है सेवरल पर्सन को एक साथ क्या सू किया जा सकता है। ठीक है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज की बात की गई है, सेवरल पर्सन मे बी सूड टुगेदर। यहाँ पर क्या है, सूट जिसके खिलाफ आप सूट फाइल कर रहे हैं, तो जिसकी लायबिलिटी है, तो उस डिक्री में क्या होगा, हर किसी पर्सन की लायबिलिटी को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मल्टीपल पर्सन में भी सूट टुगेदर, आप एक साथ, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लायबल ठहरा सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, प्लेंटिव एक है और डिफेंडेंट बहुत सारे हैं बेसिकली। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी स्पेसिफाइड, लेकिन जब आप सबको जो है एक साथ ज्वाइन करा रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं कि डिक्री भी एक ही पास कर दी, नहीं, हर डिक्री में बता देना कि इस पर्सन की ये लायबिलिटी है, इस पर्सन की ये लायबिलिटी है, उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डिक्री में। ठीक है, 3 को शेयरर जॉइंटली ओड रेवेन्यू अरियर्स एंड ऑल वर सूट टुगेदर। अब यहाँ पे क्या है, 3 सहभागीदारों पर संयुक्त बकाया था, मतलब 3 जो को शेयरर थे उन तीनों को एक साथ, अगर एक साथ देखा जाए जॉइंटली, उनको क्या करना था, रेवेन्यू अरियर जो है, ठीक है, बकाया जो भुगतान था उनको करना था, बकाया राशि। ठीक है, तो क्या है, सभी के खिलाफ एक साथ मुकदमा किया गया। अलग अलग क्यों फाइल करेंगे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट तो वैसे भी कोशिश की जाती है उनको रोका जाए, इसलिए एक साथ उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो सेक्शन 245 क्या यहाँ पर अलाउ कर रहा है, जॉइंडर ऑफ पार्टीज। मैं जब सीपीसी का अगर आप देखेंगे मेरा चैनल पे जाके, मैंने ऑर्डर 1 पढ़ाया है और उसमें हमने जब जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ाया है, तो मैंने उसको बहुत ही स्पेसिफाई, मतलब बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से उस ऑर्डर को पढ़ाया, तो वहां पर जाके आप वीडियो जरूर देख लेना। और मैं आने वाले टाइम में बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से सारे आपके जो लोकल लॉज है राजस्थान के कवर करा दूंगी। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो आप मुझे
यूट्यूब पर या तो कमेंट कर देना या फिर मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं लिंक डाल दूंगी। फिर जितना भी, वैसे भी मैंने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है पीडीएफ के लिए। पूरा मैं एक डायरेक्ट का जॉइंट मतलब कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें जितने भी आपके नोट्स होते हैं जो मैं पढ़ाती हूँ वो मैं आपको भेज देती हूँ, ठीक है। और अभी जितना मतलब अभी फिलहाल तो ऑफर चल रहा है, तो अगर आप लेना चाहें तो अभी भी ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। डिक्री अंडर सेक्शन 250 स्पेसिफाइज। अब देखिए जो सेक्शन 250 है उसके अंदर जो डिक्री स्पेसिफाई करेगी तो वो हर एक पर्सन की लायबिलिटी को स्पेसिफाई करना जरूरी है, ठीक है। सेक्शन 251 क्या बात कर रहा है? राइट ऑफ वे एंड अदर प्राइवेट ईजमेंट। इफ अ लैंड होल्डर इज illegally disturbed in enjoyment of a right of way or easement, the तहसीलदार may restore such right after summary inquiry। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है कि यदि किसी भूमिधर को उसके रास्ते या ईजमेंट अधिकार के उपयोग से अवैध रूप से रोका जाए तो तहसीलदार संक्षिप्त जांच के बाद उसका अधिकार पुनः बहाल करा सकता है। ये बेसिकली ईजमेंट्री राइट की बात कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखना। और यहाँ पे जब तहसीलदार उसके राइट को जो रिस्टोर करा रहा है तो कैसे करा रहा है? समरी इंक्वायरी करके, ठीक है। तो ये बात याद रखना, समरी इंक्वायरी कर रहा है तहसीलदार, ठीक है। जब ईजमेंट में कोई आप क्या कर रहे हैं, अवैध रूप से रोक रहे हैं, ठीक है। तो और क्या है, डिस्टर्बेंस कैन बी रिमूव्ड, तहसीलदार फिर वो डिस्टर्बेंस हटाएगा। देखो आपको पता है ना ईजमेंट फ्री राइट क्या होते हैं। जैसे कि आपने अगर लिमिटेशन एक्ट पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें भी, चलो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि लिमिटेशन एक्ट में जो कौन सा सेक्शन है जो ईजमेंट्री राइट से रिलेटेड है। बेसिकली ईजमेंट्री राइट होते हैं कि जो आपको लैंड के साथ मिलते हैं, ठीक है, उसको आप सेपरेट तरीके से आप उसको ईजमेंट्री राइट को क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। जैसे आप लैंड को बेच सकते हैं, क्या आप उस पर जो जैसे कि एयर हो गया, ठीक है, या फिर सूरज की रोशनी आ रही है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ईजमेंट्री राइट है, ये लैंड के साथ ही होते हैं। तो अगर उसमें क्या है, डिस्टरबेंस हो रही है, इफ अ लैंड होल्डर इज इलीगली डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, जो कि उसका एंजॉयमेंट करने का जो है राइट है, वे एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट ऑफ वे, फिर जो उसका ईजमेंट्री राइट है, तो ऐसे में तहसीलदार समरी इंक्वायरी करके उस डिस्टर्बेंस को रिमूव करा सकता है और रिस्टोर करा देगा वो एंजॉयमेंट। सिविल सूट स्टिल पॉसिबल, ठीक है, ये तो तहसीलदार काम करा सकता है, लेकिन ऐसे केस में सिविल सूट भी फाइल किया जा सकता है, ठीक है। रेवेन्यू कोर्ट में तो आप जाकर अपना केस फाइल करवा ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ सिविल कोर्ट में भी जो है पॉसिबल है कि आप सूट फाइल करो। ये सेक्शन 251 याद रखना, यहाँ पर सिविल सूट भी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अगर ईजमेंट्री राइट आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं लैंड होल्डर के, तो उसके पास क्या रेमेडी है। रेवेन्यू कोर्ट जा सकता है तहसीलदार के थ्रू, या फिर सिविल कोर्ट, बोथ नन ऑफ द अबव। याद रखना, सिविल कोर्ट, सिविल सूट भी पॉसिबल है। जैसे अ फार्मर्स ट्रेडिशनल पाथवे वाज ब्लॉक्ड बाय हिज नेबर। एक फार्मर है, ठीक है, एक वो जैसे कि जब वो अपने, एक किसान जो है, जब उसका एक पारंपरिक रास्ता है जो उसके पड़ोसी ने बंद कर दिया, तहसीलदार ने जांच के बाद उस रास्ते को पुनः खुलवाया। कैसे जाएगा? जैसे कि आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े जैसे खेत होते हैं, सबके खेत एक साथ अगर हैं, अब कोई लैंड होल्डर है या जब कोई फार्मर है, अब वो कैसे जाएगा अपने खेत पे? तो शायद कोई थोड़ा सा पतला सा रास्ता बना हुआ हो, वो जाने का रास्ता हो, पर्सन ने उसी को ब्लॉक कर दिया, उस ट्रेडिशनल पाथवे को, तो फिर कैसे जाएगा वो फार्मर? तो तहसीलदार रिस्टोर कराएगा वो पाथवे, ठीक है, आफ्टर इंक्वायरी। तो समरी इंक्वायरी होती है अंडर सेक्शन 251, कौन करता है? तहसीलदार करता है। सेक्शन 251 किससे रिलेटेड है? राइट ऑफ वे से रिलेटेड और ईजमेंट राइट से रिलेटेड, ठीक है। ऑर्डर जो होता है अंडर सेक्शन 251 वो बार करता है सिविल सूट। क्या ऑर्डर जो आप आता है सेक्शन 251 में, क्या उससे आपकी जो सिविल सूट का जो एक और राइट होता है कि आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, वो बार हो जाता है? नहीं। फिर सेक्शन 251A, अंडरग्राउंड पाइपलाइन और न्यू वे। इफ टेनेंट कैन नॉट ऑब्टेन अग्रीमेंट फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइन, न्यू वे और वाइडनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वे, दे मे अप्लाई टू द एसडीएम। अब ये याद रखना, अगर भूमिगत पाइपलाइन, नया रास्ता या पुराने रास्ते का चौड़ीकरण आपसी सहमति से संभव ना हो तो किराएदार एसडीएम को आवेदन कर सकता है, ठीक है। अब
उसको जैसे कि टीनेंट है, ठीक है, उसको वो ये एग्रीमेंट प्राप्त नहीं कर पाया लैंड होल्डर से कि भाई अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, कोई नया रास्ता हो, ठीक है, या फिर उसको जो है रास्ते को चौड़ा कर दिया जाए, इस बात पर उनकी सहमति नहीं बैठ रही है, एसडीएम को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी, लेकिन इसके लिए एसडीएम को अप्लाई कर रहा है, कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट नेसेसिटी होनी चाहिए, वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीनेंट बस बिना मतलब में ही, जरूरत तो है नहीं रास्ता को चौड़े करने की और बिना मतलब में कह रहे हैं कि मुझे रास्ता चौड़ा चाहिए, ठीक है। और नो अल्टरनेटिव एक्सेस अवेलेबल, दूसरा रास्ता भी उपलब्ध नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक यही रास्ता बच रहा है, तभी आप एसडीएम को जाकर अप्लाई करेंगे। याद रखना ये सेक्शन 251 ए जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, एसडीएम के पास पावर है, ठीक है। इसकी कुछ लिमिट्स हैं। पाइपलाइन मिनिमम 3 फीट बिलो सरफेस, जो पाइपलाइन है वो कम से कम 3 फीट नीचे होगी, और दूसरा वे जो होगा मैक्सिमम 30 फीट वाइड हो सकता है। रास्ता अगर चौड़ा करने की जरूरत पड़ रही है तो रास्ता अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 30 फीट ही चौड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका कंपनसेशन याद रखो, अगर ये अफेक्टेड खातेदार विल रिसीव कंपनसेशन, ठीक है, और जो खातेदार इस जैसे रास्ता चौड़ा हो रहा है उससे जो खातेदार अगर प्रभावित हो रहा है तो उसको फिर कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमिशन डज नॉट क्रिएट ओनरशिप राइट, अगर आपको अनुमति मिल भी गई तो उससे क्या है, आपको ओनरशिप के राइट अधिकार नहीं मिलते हैं, इस अनुमति से स्वामित्व अधिकार उत्पन्न नहीं होते। एसडीएम ने बोला चलो ठीक है आप इस रास्ते को चौड़ा कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि परमिशन दे दी गई है तो आप उसके ओनर बन गए, ठीक है। ये सब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, जितना इसी तरीके से आपको मैं पढ़ा रही हूँ, अगर आप इसको इसी तरीके से पढ़ लेंगे तो भी मोर देन एनफ, इट इज सफिशिएंट। तो इसी तरीके से इस पीडीएफ को, इस लेक्चर को 2-3 बार ध्यान से, इस मतलब वीडियो को 2-3 बार ध्यान से सुन लेना फिर से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, अ फार्मर हैड नो एक्सेस रोड टू हिज फील्ड, एसडीएम अलाउड अ 20 फीट वाइड पाथ थ्रू नेबरिंग लैंड आफ्टर कंपनसेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक किसान के खेत तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। ऐसा हो सकता है ना कि बहुत सारे खेत एक साथ हैं और जिस किसान का खेत है वो बिल्कुल बीचों बीच है और आसपास और लोगों के खेत है, अब वो कैसे जाएगा, तो उसे तो किसी खेत का रास्ता लेना ही पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होगा, एसडीएम क्या करेगा, उस जो खातेदार डीलर है जिसके खेत से आप रास्ता ले रहे हैं उसको मुआवजा दिलवाएगा, और ऐसा कौन दिलवा रहा है, एसडीएम ने मुआवजा तय करके पड़ोसी की भूमि से 20 फीट चौड़ा रास्ता देने की अनुमति दे दी है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि कंपनसेशन दे दो उस खातेदार टेनेंट को, एसडीएम जितना बोल रहा है उतना, और आपका जो है आपको रास्ता अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो एक्चुअली प्रोवाइड करवा सकता है। तो एमसीक्यू जो एप्लीकेशन है सेक्शन 251 ए के अंदर वो किसके पास जाती है, एसडीएम के पास, और मैक्सिमम कितना हो सकता है न्यू वे अगर आप करना चाहते हो तो उसकी जो विड्थ है वो कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 30 फीट। अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, मस्ट बी लेड एट लीस्ट 3 फीट बिलो सरफेस, ठीक है। लैंड यूज फॉर न्यू वे विल बी रिकॉर्डेड एज, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसको, जो लैंड यूज कर रहे हैं फॉर न्यू वे उसको हम बोलेंगे रास्ता, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 252, टीनेंट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर इलीगल एग्जेक्शंस। अगर क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है जिसको अवैध रूप से अधिक किराया या गलत ब्याज, प्रीमियम, सेस, स्थगित किराया वसूल करे या भुगतान का गलत समायोजन करे तो किराएदार क्षति पूर्ति प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर कंपनसेशन किसको मिल रहा है, यहाँ पर कंपनसेशन रिकवर कर रहा है टीनेंट। क्यों, क्योंकि वो जो पर्सन था उसने टीनेंट से इलीगली जो एक्सेस रेंट रिकवर किया, रेंट जो था टीनेंट से लेना था 20,000 रुपए, उसने 30,000 रुपए रेंट लिया, तो ये इलीगली उसने एक्सेस कराना रेंट का। तो इस सिचुएशन में, या फिर अनलॉफुल इंटरेस्ट लगा दिया, अगर रेंट भरने में देरी हो गई तो जिस पे ब्याज लगा वो अनलॉफुल इंटरेस्ट लगा दिया, ठीक है। या फिर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम होता है जब एक साथ सारी पेमेंट कर देता है टीनेंट, पहले ही किसी लैंड के लिए पहले ही एक साथ टीनेंट जो है पेमेंट कर देता है, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। सेस हो गया, ठीक है। सस्पेंडेड रेंट हो गया, जिस टाइम पर रेंट नहीं लेना था, जैसे बाढ़ वगैरह आ गई थी, सूखा वगैरह आ गया था और गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि इस टाइम के पीरियड में आप कोई भी रेंट नहीं लेंगे, वो सस्पेंडेड रेंट रहेगा, लैंड होल्डर ने तब भी रेंट लिया, ठीक है। तो ये सब अगर सिचुएशन रही है तो टेनेंट क्या कर सकता है, कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। इसके क्या की पॉइंट है कि एक्सेस रेट जिसने रिकवर किया है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इलीगल इंटरेस्ट प्रोहिबिटेड है,
ठीक है। इलीगल प्रीमियम और सेस प्रोहिबिटेड, सस्पेंडेड और रेमिटेड रेंट कैन नॉट बी कलेक्टेड, रॉन्ग एडजस्टमेंट ऑफ पेमेंट प्रोहिबिटेड, कंपनसेशन अप टू ₹100 में बी ग्रांटेड, 100 रुपए से ज्यादा का कंपनसेशन भी दिया जा सकता है। देखिए कितनी कम अमाउंट लिखी है, क्योंकि ये एक्ट 1955 का है, बहुत पुराना एक्ट है, तो अभी इसमें ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, अभी तक बात की गई कि 100 रुपए से ज्यादा तक का भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। ठीक है। एग्जाम्पल, अ लैंड होल्डर चार्ज इंटरेस्ट हायर देन अलाउड बाय लॉ फ्रॉम अ टेनेंट। ठीक है, एक भूमिधर ने क्या किया, किराएदार से कानून में जितना अलाउ है उससे भी ज्यादा अधिक क्या किया, ब्याज को वसूल लिया। द टेनेंट फाइल्ड सूट एंड रिसीव्ड कंपनसेशन। अब क्या हुआ, किराएदार ने मुकदमा किया और उसे क्षतिपूर्ति मिली, उसे कंपनसेशन क्या हुआ, मिला। तो सेक्शन 252 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इस सेक्शन को याद रखना, क्योंकि काफी कम तो नहीं है, लेकिन ऐसे सेक्शन है कि जो टेनेंट के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन 252 वही है, ये टेनेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम कंपनसेशन कितना है, अच्छा ये इसका इंटरप्रिटेशन मैंने गलत किया, एक्चुअली कंपनसेशन अप टू ₹100 में बी ग्रांटेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तक का ही क्या है, कंपनसेशन मिलेगा टेनेंट को। तो मैक्सिमम कितना है कंपनसेशन 252 के अंदर, ₹100। कलेक्शन ऑफ सस्पेंडेड रेंट बिफोर एक्सपायरी, क्या है ये, इलीगल है। फिर है सेक्शन 253, फेलियर टू गिव रिसीट। अगर लैंड होल्डर ने रिफ्यूज किया या नेग्लेक्ट किया टू गिव रेंट रिसीप्ट विदाउट रीजनेबल कॉज, द कोर्ट में अवार्ड कंपनसेशन टू द टेनेंट। तुम्हें पता है ना कि भूमिधर जो है बिना उचित कारण किराए की रसीद देने से इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई टेनेंट किराया भर रहा है तो उसको रिसीट लेने का तो अधिकार है ही, भूमिधर ने उसको रिसीट नहीं दी, ऐसे में न्यायालय किराएदार को क्षतिपूर्ति के क्या है, दिलवा सकता है, कंपनसेशन भी टेनेंट को दिला सकता है। तो 253 में भी कंपनसेशन किसको मिल रहा है, टेनेंट को मिल रहा है। तो रिसीट तो जो है रेंट पेमेंट की लैंड होल्डर को टेनेंट को देनी ही पड़ेगी, और कंपनसेशन में एक्सटेंड अप टू डबल द रेंट पेड, और ऐसे में कंपनसेशन कितना मिलेगा, जितना उसने रेंट पे किया है उसका डबल मिल सकता है। हैबिचुअल रिफ्यूजल में लीड टू क्रिमिनल फाइन। अब ये जो पॉइंट है इसको याद रखना, अगर वो जो लैंड होल्डर है वो हैबिचुअली ऐसे करता है, ठीक है, क्या करता है, हैबिचुअली ऐसे करता है कि रिसीट देता ही नहीं है। ठीक है, अगर एक बार ऐसा हुआ है कि रिसीट नहीं दी, चलो तब तो डबल रेंट पे जो है कंपनसेशन के रूप में टेनेंट को देना पड़ेगा, लेकिन वो आमतौर पर ऐसे ही करता है कि रेंट की रिसीट देता नहीं है, तो ये एक क्रिमिनल फाइन भी बनाया जा सकता है, और फाइन जा सकता है 200 रुपए तक। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, टेनेंट पेड रेंट बट द लैंड होल्डर रिफ्यूज टू इशू रिसीट रिपीटेडली। एक किराएदार ने किराया तो जमा किया, लेकिन भूमिधर ने बार बार रसीद देने से इनकार कर दिया। द कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेशन टू द टेनेंट। न्यायालय ने क्या किया, किराएदार को क्षतिपूर्ति दी। सेक्शन 253 किससे रिलेट है, फेलियर टू गिव रिसीट। कंपनसेशन कितना हो सकता है, डबल अमाउंट ऑफ रेंट। हैबिचुअल रिफ्यूजल अगर कर रहा है तो क्या रिजल्ट हो सकता है कि आपको फाइन भी, क्रिमिनल फाइन भी लग सकता है। फिर है सेक्शन 254, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर एक्ट। अगर देखिए, नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और एनी पर्सन फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना में किए गए कार्यों के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन किस अवेलेबल की गई, गुड फेथ में एक्शन किया है तो आप कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य सरकार के जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ, और ये अप्लाई किस पे हो रहा है, राज्य सरकार पर, और ये अप्लाई हो रहा है उन ऑफिसर्स पर और जो पर्सन पर जो इस एक्ट के अंडर जो है क्या कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग अंडर दिस एक्ट। ठीक है, example, a revenue officer passed an order honestly under the act. Later a party tried to sue him personally, but protection under section 254 applied. अब क्या हो रहा है, एक राजस्व अधिकारी ने अधिनियम के तहत ईमानदारी से क्या किया, आदेश पारित किया। बाद में एक पक्ष ने उसके विरुद्ध मुकदमा करने की कोशिश की, लेकिन धारा 254 के तहत उसको सुरक्षा मिली है। ठीक है, सूट फाइल नहीं कर सकते। The section 254 gives protection for acts done in good faith. Protection under section 254 is available to किस किस को, गवर्नमेंट को, और जो पर्सन इस एक्ट के अंडर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। फिर सेक्शन 255 रिकवरी ऑफ कॉस्ट एक्सेट्रा, जिससे रेट्स हैं, ठीक है, कॉस्ट, इंटरेस्ट, फीस,
fine, penalties and compensation payable to the state government are recoverable as arrear of land revenue। देखो अगर आप सरकार का पैसा नहीं देंगे तो आपसे ऐसे वसूला जाएगा जैसे कि राजस्व बकाया है। ठीक है, तो राज्य सरकार को देय दरें, लागत, ब्याज, शुल्क, जुर्माना, दंड और क्षतिपूर्ति भूमि राजस्व बकाया की तरह वसूल किए जाएंगे। तो क्या है, रिकवरी कैसे की जाएगी? एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, और ये अप्लाई किया जाएगा ऑल ड्यूज पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि अ पर्सन फेल टू पे पेनल्टी इम्पोज अंडर द एक्ट, द अमाउंट वॉज रिकवर्ड एज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक व्यक्ति ने अपने अधिनियम के तहत लगाया गया जुर्माना नहीं दिया, ठीक है, तो राशि भूमि राजस्व बकाया की तरह वसूल की जाएगी। अमाउंट अंडर सेक्शन 255 आर amount under section 255 are recovered as arrear of land revenue। section 255 includes recovery of क्या, किस चीज की रिकवरी हो रही है यहाँ पे? फीस एंड पेनल्टीज। फिर है सेक्शन 256 बार टू jurisdiction of civil court। civil court cannot entertain suit regarding matter for which remedy is provided under this act। जिन मामलों के लिए इस अधिनियम में जो उपाय हैं वो उपलब्ध हैं, उन मामलों में दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर रेवेन्यू कोर्ट को मामला देखना है तो सिविल कोर्ट नहीं देखेगा, सिविल कोर्ट पे बार है। ठीक है, तो सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन क्या है? बार्ड है। रेवेन्यू रेमेडीज मस्ट बी यूज्ड। ऑर्डर अंडर द एक्ट कैन नॉट जनरली बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट। एग्जाम्पल, अ tenant directly filed a civil suit in a matter for which appeal was available under the Tenancy Act. The civil court refused jurisdiction। एक किराएदार ने क्या किया? ऐसे मामले में सीधे दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें टेनेंसी एक्ट के तहत अपील उपलब्ध थी, तो क्या हो सकता है? दीवानी अदालत ने अधिकार क्षेत्र से इनकार कर दिया। सेक्शन 256 किससे डील कर रहा है? बार ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन इज बार्ड व्हेन रेमेडी एग्जिस्ट अंडर दिस एक्ट। फिर है सेक्शन 257 पावर किसके पास है रूल्स बनाने की? तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है? मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकते हैं, ये सिंपल है, इसमें आज सच कुछ नहीं है। फिर है बोर्ड के नियम बनाने की शक्ति है 258 में कि बोर्ड भी चाहे तो क्या कर सकता है? रूल बना सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, जब बोर्ड रूल बनाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल चाहिए और साथ ही साथ ऑफिशियल गैजेट में वो क्या करेगा? पब्लिश करेगा। और दीज रूल्स, और वो जो रूल्स बनाएगा वो इस एक्ट के तहत क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड रूल्स मेड अंडर सेक्शन 257, जो स्टेट गवर्नमेंट ने 257 में जो रूल बनाए हैं उसके भी क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारा सेक्शन 259 पूर्व प्रकाशन की शर्त, रूल सब्जेक्ट टू जो प्रीवियस पब्लिकेशन है उसके बारे में है। एज सच इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमारा सेविंग क्लॉज है। ये याद रख लेना कि जो एक्ट है वो क्या अफेक्ट नहीं करेगा। एक तो जो प्रोविजन है राजस्थान भूदान योजना एक्ट के वो 1954 के, ठीक है, और रूल्स जो है इस एक्ट के अंदर बने, और वो एक्शन जो भूदान लॉ रिमेन वैलिड। ठीक है, जो एक्शन भूदान एक्ट के अंदर लिए गए वो भी वैलिड रहेंगे। अब देखिए, हमने राजस्थान टेनेंसी एक्ट का जो सेक्शन 260 तक के सेक्शन, ठीक है, एक एक चीज हमने कवर की है। मैंने एक भी सेक्शन जो है स्किप नहीं किया है। जो स्टूडेंट मेरी वीडियोस को फर्स्ट डे से देख रहे हैं उनको पता है कि मैं कोई भी जो है एस्पेक्ट नहीं छोड़ती हूँ। फर्स्ट टाइम में तो मैं पूरा एक्ट पढ़ाती हूँ और एक एक सेक्शन समझाती हूँ। ठीक है, और आपको भी पता है कि ये जो अप्रोच है मेरी पढ़ाने की बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रोसेस, और फिर पीडीएफ को भी दोनों ही लैंग्वेज में बनाना और उसके बाद एमसीक्यूज को साथ में लिखना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये पैटर्न अच्छा लगा है और आपको ये एक्ट बहुत अच्छे से समझ आया है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके अभी तो जेडीए जेएलओ के लिए जितने भी लोकल लॉज है सब कवर कराऊंगी। साथ में अगर आपको बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, नहीं समझ आएगा तो आप इतना डिफरेंट पैटर्न से समझेंगे, आपको एक एक चीज समझ आने लगेगी। ठीक है, मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक एक चीज आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए ये सब जो एक्ट्स के, और हाँ, मैं जेडी जेएलओ का
1 महीने पहले रिवीजन बैच भी लेकर आऊंगी, रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। वो स्टूडेंट उन स्टूडेंट के लिए होगा जिसने ऑलरेडी जो है एक्ट इनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रैपिड रिवीजन बैच जब आप लेंगे तो उससे पहले ये वाली जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पर, इनको एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।